हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन वाला चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। हम जो बाकी बचे हुए जो लेटर्स हैं जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के हैं और नेहरू द्वारा लिखे गए जो लेटर्स हैं उन्हें अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उन्हें जब प्रकाशित किया गया तो उनमें क्या क्या लिखा हुआ था। तो एक घटना पत्रों के आईने में 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से लगातार प्रभावित होते जा रहे थे और 1928 में जब वे यूरोप की यात्रा से लौटे तो सोवियत संघ के प्रयोगों से गहरे तौर से प्रभावित थे। जब उन्होंने समाजवादियों यानी जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, एन.जी. रंगा और अन्य के साथ घनिष्ठतापूर्वक काम करना शुरू किया तो कांग्रेस के भीतर समाजवादियों और रूढ़िवादियों के बीच एक खाई पैदा हो गई। 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ जमकर बयान दिए और मजदूरों व किसानों की मांगों का समर्थन किया। नेहरू के समाजवादी वक्तव्यों से चिंतित रूढ़िवादियों ने राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफे की धमकी दे डाली और दूसरी ओर बम्बई के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने नेहरू की आलोचना करते हुए बयान जारी कर दिया। इसके बाद प्रसाद और नेहरू दोनों महात्मा गांधी के पास गए और वर्धा स्थित उनके आश्रम में उनसे मिले। गांधी जी ने एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हुए नेहरू के रेडिकल तेवरों पर अंकुश लगाने तथा प्रसाद और अन्य नेताओं को नेहरू के नेतृत्व की अहमियत पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। और ये अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स में नेहरू ने उस समय के बहुत सारे पत्रों को प्रकाशित किया है। इन पत्रों के अंशों को हम आगे पढ़ेंगे। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स से ये वर्धा 1 जुलाई 1936 से प्रकाशित है। मेरे प्रिय जवाहरलाल जी, कल आपसे विदा लेने के बाद हमने महात्मा गांधी जी के साथ लंबी बातचीत और आपस में देर तक चर्चा की। हम समझते हैं कि आपको हमारी ओर से अपनाए गए मार्ग पर काफ़ी दुख है और हमारे पत्र के भावों से आप विशेषतः आहत हुए हैं। आपको शर्मिंदा करना या आपको चोट पहुंचाना कभी भी हमारा इरादा नहीं था और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको ठेस पहुंची है तो हम बिना किसी हिचक के अपना पत्र वापस ले लेते या उसमें संशोधन कर लेते, परंतु हमने समग्र स्थिति पर पुनर्विचार करने के बाद यह पत्र तथा अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला कर लिया है। हमें लगता है कि प्रेस में छपे आपके सारे बयानों में आप कांग्रेस के सामान्य कार्यक्रम पर उतना नहीं बोल रहे हैं जितना कि आप एक ऐसे विषय पर बोल रहे हैं जिसे कांग्रेस ने स्वीकृति नहीं दी है और ऐसा करते हुए आप वर्किंग कमेटी में हमारे मुट्ठी भर सहयोगियों और कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, न कि बहुल वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, जिसकी कांग्रेस अध्यक्ष के नाते हमें आपसे अपेक्षा थी। हमारे विरुद्ध लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हमें ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिनका समय बीत चुका है, जो पुराने पड़ चुके हैं और वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें ऐसे लोगों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो देश की प्रगति में बाधक है और जिन्हें उन पदों से हटा दिया जाना चाहिए जो उन्होंने अनाधिकार प्राप्त कर लिए हैं। हमने महसूस किया है कि अन्य लोगों ने हमारे साथ भारी अन्याय किया है और कर रहे हैं तथा हमें आपसे यह संरक्षण नहीं मिल रहा है और एक सहकर्मी और हमारा अध्यक्ष होने के नाते हमें आपसे ये मिलना चाहिए। आपका राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद इसके रिप्लाई में इलाहाबाद 5 जुलाई 1936 को यहाँ पे लिखते हैं, मेरे प्रिय बापू, ये महात्मा गांधी को लिखा गया है। मैं कल रात ही यहाँ पहुँचा हूँ। जब से मैं वर्धा से आया हूँ शारीरिक दुर्बलता और मानसिक अशांति से घिरा हुआ हूँ। यूरोप से लौटने के बाद मैंने पाया कि वर्किंग कमेटी की बैठकों में मैं बुरी तरह थक जाता हूँ। मेरी ऊर्जा क्षीण पड़ जाती है और हर नए अनुभव के बाद मैं और ज़्यादा बूढ़ा महसूस करने लगता हूँ। चीज़ों को दुरुस्त करने और संकट को टालने में आपने जो कष्ट उठाया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने राजेंद्र बाबू द्वारा भेजा गया दूसरा पत्र दोबारा पढ़ा है और उन्होंने जो गंभीर आरोप मुझ पर लगाए हैं उन्हें देखा है। तथ्य को चाहे कितनी भी विनम्रता से प्रस्तुत किया जाए, उनका आशय यह है कि मैं एक असहनीय मुसीबत बन चुका हूँ और मेरे जो भी गुण हैं, थोड़ी बहुत क्षमता, ऊर्जा, गंभीरता, कमोबेश प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व सभी खतरनाक बन चुके हैं क्योंकि वे एक गलत रथ यानी समाजवाद को आगे बढ़ा रहे हैं और इन बातों के निष्कर्ष स्पष्ट हैं। मैंने अपनी पुस्तक में
और उसके पश्चात भी अपने वर्तमान विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। मेरे बारे में कोई फैसला लेने के लिए सामग्री की कमी नहीं है। मेरे वे विचार आकस्मिक भी नहीं है, वे मेरा हिस्सा है और यद्यपि मैं भविष्य में उन्हें बदल सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ता मुझे उनको अभिव्यक्त करना ही होगा। क्योंकि मैं व्यापक एकता को महत्वपूर्ण मानता हूँ, इसलिए मैंने कोमलतम शब्दों में उन्हें यह व्यक्त किया है और निश्चित निष्कर्ष की बजाय विचार विमर्श के लिए प्रस्ताव के रूप में ही ज़्यादा प्रस्तुत किया है। मुझे इस पद्धति में और कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है उसके बीच कोई टकराव दिखाई नहीं देता। जहाँ तक चुनावों का संबंध है, मेरा मानना है कि मेरा रवैया इस दिशा में निश्चय ही एक लाभकारी साधन था, क्योंकि उससे जनता में उत्साह का संचार हुआ है। परंतु मेरे कोमल और अस्पष्ट रवैये को मेरे सहयोगी खतरनाक और क्षतिकारक मानते हैं। मुझे यहाँ तक कहा गया है कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी पर इस तरह बार बार जोर देना बेवकूफ़ी थी, या कम से कम यह गलत तो था ही। आपने मुझे बताया था कि आप कोई वक्तव्य जारी करना चाहते हैं। मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर दृष्टिकोण से देश के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रेम पूर्वक आपका, जवाहरलाल। फिर गांधी जी क्या करते, दोबारा रिप्लाई करते जवाहरलाल जी को। सेगांव 15 जुलाई 1936 को। प्रिय जवाहरलाल, तुम्हारा पत्र मेरा हृदय छू गया। गांधी जी हमेशा उनकी उलझनों को इसी तरह से सुलझाते थे। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा ठेस महसूस हुई है। तथ्य यह है कि तुम्हारे साथियों के पास तुम्हारे जैसा साहस और बेबाकी नहीं है। इसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं। मैंने उन्हें हमेशा समझाया है कि तुमसे उन्मुक्त और निर्भय होकर बात करें, परंतु क्योंकि उनके पास साहस नहीं है, इसलिए वे जब भी बोलते हैं ऊट पटांग ही बोलते हैं और उससे तुम चिढ़ जाते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, वे तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि तुम उनसे चिढ़ जाते हो और उनके सामने धैर्य खो देते हो। वे तुम्हारी फटकार और साहबी अंदाज से आहत हैं, और सबसे बढ़कर वे तुम्हारे भीतर जो अचूकता और श्रेष्ठतर ज्ञान का भाव दिखाई देता है उससे परेशान हैं। उन्हें लगता है कि तुमने उनके साथ न्यूनतम सौम्यता का व्यवहार भी नहीं किया है और कभी भी समाजवादियों के व्यंग बाणों या गलत निरूपण से उनका बचाव नहीं किया है। मुझे ये पूरा प्रसंग एक त्रासद प्रश्न जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पूरे मामले को हल्का होकर देखो। इस कांटों के ताज यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए तुम्हारा नाम मैंने ही प्रस्तावित किया था, भले ही सिर छिल जाए, इसे उतारना मत। कमेटी की बैठकों में अपना हास्य विनोद दोबारा दिखाओ, यह तुम्हारे लिए सबसे सामान्य भूमिका है। चिंतित चिड़चिड़े व्यक्तित्व का स्वभाव तुम पर नहीं जचता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तार के माध्यम से बताओ कि यह पत्र पढ़ते ही तुम्हें वैसी ही खुशी मिली है जैसे लाहौर में नए साल के मौके पर तुम खुश हुए थे, जब कहते हैं कि तुम तिरंगे के चारों ओर झूम झूम कर नाचे थे। अपने कंठ को थोड़ा आराम दो, मेरा प्यार बापू। इसी तरह से गांधी जवाहरलाल नेहरू को समझाते थे, सांत्वना देते थे। फिर आगे पढ़ते हैं, हमारा जो पॉइंट है, छवि गणना। आत्मकथाएं भी हमें उस अतीत का ब्यौरा देती है जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध होता है, परंतु यहाँ भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी कैसे व्याख्या करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये आत्मकथाएं प्राय स्मृति के आधार पर लिखी गई हैं और उनसे हमें ये पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा, उसे कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण दिखाई दी और वह क्या याद रखना चाहता था, या वह औरों की नज़र में अपनी ज़िंदगी को किस तरह दर्शाना चाहता है। आत्मकथा लिखना अपनी तस्वीर गढ़ने का एक तरीका है। फलस्वरूप इन विवरणों को पढ़ते हुए हमें वह देखने का प्रयास करना चाहिए जो लेखक हमें नहीं दिखाना चाहता। हमें उन चुप्पियों का कारण समझना चाहिए, इच्छित या अनिच्छित विस्मृति के उन कृत्यों को समझना चाहिए। यहाँ पे सवनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस के वॉलंटियरों की पुलिस से भिड़ंत का चित्र हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और ये जो हमने ऊपर चित्र देखा है, ये है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का चित्र। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पुलिस की नज़र से। औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नज़र रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। इस लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उस समय पुलिस कर्मियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा रिपोर्टें गोपनीय होती थी, लेकिन अब ये दस्तावेज अभिलेखागारों में उपलब्ध है जिन्हें कोई भी देख सकता है। आइए एक ऐसे ही स्रोत को देखें। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पाक्षिक रिपोर्टें, यानी हर 15 दिन या हर पखवाड़े में तैयार होने वाली रिपोर्टें, इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है।
ये रिपोर्टें स्थानीय इलाकों से पुलिस की मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन उनमें यह भी दिखाया जाता था कि आला अधिकारी क्या देखते थे या क्या मानना चाहते थे। राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए भी वे खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। तो यहाँ पे राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए भी वे खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। यदि आप नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्टों को देखेंगे तो पाएंगे कि गृह विभाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्रवाई के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा भी हो रहा था। रिपोर्टों में इस यात्रा को एक नाटक, एक कर्तव्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के प्रति अनिच्छुक तथा शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोलबंद करने की एक हताश कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। यहाँ पे हम देखेंगे गृह विभाग की जो पाक्षिक रिपोर्टें थी, जो गोपनीय थी, वो हम देखेंगे। यहाँ पे मार्च 1930 का पहला पखवाड़ा, इसके अंदर गुजरात में आ रहे तेज राजनीतिक बदलावों पर यहाँ गहरी नज़र रखी जा रही है। इससे प्रांत की राजनीतिक परिस्थितियों पर किस हद तक और क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। रबी की फसल अच्छी हुई है, इसलिए फिलहाल किसान फसलों की कटाई में व्यस्त है। विद्यार्थी अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। यानी यहाँ पे ये दिखाना चाहते थे कि कोई खास यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है आंदोलनों का। मध्य प्रांत और बरार के क्या कहते थे कि श्री वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर कांग्रेसियों के अलावा और कहीं कोई खास उत्तेजना पैदा नहीं हुई है, लेकिन नागपुर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी की यात्रा शुरू होने पर उन्हें बधाई देने के लिए आयोजित सभा में 3000 से ज़्यादा लोग जुटे थे। बंगाल के अंदर गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पिछले पखवाड़े की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है और श्री J.M. सेनगुप्ता ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया है। बंगाल प्रांतीय कमेटी ने अखिल बंगाल अवज्ञा परिषद बनाई है। इन परिषदों के गठन के अलावा बंगाल में सविनय अवज्ञा के प्रश्न पर और कोई सक्रिय कदम अभी नहीं उठाया गया है। यानी ये जो कदम उठाए गए हैं, इन्हें हल्के में लेते हुए ये रिपोर्टें ये कहती थी कि इनके अलावा और कुछ खास इतना नहीं हो रहा था। जिलों से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि जो बैठकें आयोजित की गई उनमें लोगों को कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया और आम जनता पर कोई गहरा असर नहीं छोड़ा है। गौरतलब बात यह है कि इन बैठकों में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार और उड़ीसा की रिपोर्टें कहती है कि कांग्रेस की गतिविधि के बारे में रिपोर्ट करने लायक कुछ खास नहीं है। चौकीदारी टैक्स का भुगतान न करने के बारे में एक अभियान की काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी इस प्रयोग के लिए किसी इलाके का चुनाव नहीं किया गया है। गांधी की गिरफ्तारी के बारे में खूब कयास लगाए जा रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह भविष्यवाणी सच साबित न हो पाने के कारण उनकी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। मद्रास के अंदर गांधी का सविनय अवज्ञा अभियान शुरू होने से बाकी मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं और आम जनता उनकी यात्रा को नाटकीय और उनके कार्यक्रम को अव्यवहारिक मानती है, परंतु क्योंकि हिंदू जनता उन्हें अगाध श्रद्धा की दृष्टि से देखती है, इसलिए गिरफ्तारी की संभावना, जिसके बारे में वे खुद बहुत उत्सुक हैं, और उसकी राजनीतिक प्रभावों के बारे में काफ़ी गलतफहमियां फैली हुई है। 12 मार्च को सविनय अवज्ञा अभियान के उद्घाटन दिवस के रूप में मनाया गया है। बम्बई में सुबह को राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी गई है। ये तो मद्रास की रिपोर्ट है। और बम्बई की रिपोर्ट क्या कहती है कि केसरी प्रेस ने आक्रामक भाषा का प्रयोग किया है और हमेशा की तरह आग उगलने के अंदाज में लिखा है कि अगर सरकार सत्याग्रह की ताकत परखना चाहती है तो उसे पता होना चाहिए कि सत्याग्रह की सक्रियता और निष्क्रियता दोनों से सरकार को ही नुकसान पहुंचेगा, और यदि सरकार गांधी जी को गिरफ्तार करती है तो उसे राष्ट्र के कोप का भाजन बनना पड़ेगा, और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फैलता जाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि अगर आप सरकार श्री गांधी को दंडित करती हैं तो भी राष्ट्र की विजय होगी, और अगर सरकार उन्हें अपने रास्ते पर चलने देती है तो राष्ट्र की और भी बड़ी विजय होगी। दूसरी ओर विविध वृत्त नामक मध्य मार्गी अखबार ने इस आंदोलन की व्यर्थता की ओर संकेत किया है और कहा है कि यह आंदोलन अपना घोषित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन उसने सरकार को भी चेतावनी दी है कि दमन का रास्ता उसके उद्देश्य को कमज़ोर कर देगा। अब यहाँ पे मार्च 1930 का दूसरा पखवाड़ा हम देखते हैं, जब आंदोलन शुरू हो जाता है, और अप्रैल का पहला पखवाड़ा जब आंदोलन समाप्त होने की कगार पे होता है, तब यहाँ की रिपोर्टें हम देखेंगे।
तो बंगाल की रिपोर्ट कहती है कि सबका ध्यान समुद्र तट तक गांधी की यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए उनकी तैयारी पर केंद्रित है। चरमपंथी अखबार उनकी गतिविधियों और भाषणों के बारे में विस्तार से लिख रहे हैं और पूरे बंगाल में हो रही बैठकों तथा उनमें पारित होने वाले प्रस्तावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। परंतु गांधी जिस सविनय अवज्ञा की वकालत कर रहे हैं उसके प्रति विशेष उत्साह नहीं दिखाई देता। सामान्य रूप से लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गांधी के साथ क्या किया जाता है और संभावना यही है कि अगर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई तो बंगाल के ज्वलनशील हालात में चिंगारी भड़क उठेगी, लेकिन फिलहाल ऐसी आग भड़कने के कोई गंभीर आसार दिखाई नहीं देते हैं। मध्य प्रांत और बेरार 12 मार्च को गांधी की यात्रा शुरू होने के अवसर पर नागपुर में इन बैठकों में काफ़ी लोग शामिल हुए और ज़्यादातर स्कूल कॉलेज शून्य दिखाई दिए। शराब की दुकानों का बहिष्कार तथा वन कानूनों का उल्लंघन हमले की सबसे संभावित कार्य दिशा दिखाई पड़ती है। पंजाब ऐसा लगता है कि झेलम जिले में नमक कानून तोड़ने के लिए संगठित प्रयास किए जाएंगे। मुल्तान में जल कर न चुकाने और आंदोलन को पुनर्जीवित किया जाएगा और संभवतः गुजरांवाला में राष्ट्रीय झंडे के संबंध में कोई आंदोलन शुरू हो सकता है। संयुक्त प्रांत की रिपोर्ट जो है, पिछले पखवाड़े के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में निश्चित रूप से तेजी आई है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जनता की रुचि बनाए रखने के लिए कुछ अनोखा काम करना चाहिए। श्री गांधी के आदेश पर वॉलंटियरों की भर्ती, गांवों में प्रचार और नमक कानून के उल्लंघन की तैयारी जैसी गतिविधियां कई जिलों से आ रही है। और यहाँ पे संयुक्त प्रांत की रिपोर्ट देखते हैं अप्रैल 1930 के पखवाड़े की। इस पखवाड़े में चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। राजनीतिक सभाओं, जुलूसों और वॉलंटियरों की भर्ती के अलावा आगरा, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, रायबरेली, फरुखाबाद, इटावा, बलिया और मैनपुरी में नमक कानून की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। चेवकी रेलवे स्टेशन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय वो यूथ लीग की बैठक में शामिल होने मध्य प्रांतों की ओर जा रहे थे। उन्हें रेलवे स्टेशन के फौरन नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया और वहां उन पर मुकदमा चला और 6 माह के साधारण कारावास की सजा दी गई। बिहार और उड़ीसा कुछ स्थानों पर गैर कानूनी नमक उत्पादन के अनोखे मगर छोटे प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रांत में जबलपुर में सेठ गोविंद दास ने रासायनिक नमक बनाने का प्रयास किया, जिसकी लागत सामान्य नमक के बाजार भाव से कई गुना ज़्यादा रही। यानी हर रिपोर्ट में जो है पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि आंदोलन का कुछ फ़ायदा या कुछ खास नहीं हुआ है। मद्रास के अंदर जब पुलिस ने समुद्र के पानी को उबालकर बनाए गए नमक को जब्त करने का प्रयास किया तो विशाखापट्टनम में पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और अन्य स्थानों पर अवैध नमक को जब्त करने का कोई खास विरोध नहीं किया गया है। बंगाल में मुफस्सिल इलाकों में अवैध नमक निर्माण की कोशिशें की गई। 24 परगना और मिदनापुर जिले इन गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहे हैं। वास्तव में बहुत कम नमक बनाया गया है और उनमें से भी ज़्यादातर जब्त कर लिया गया है और उसको बनाने के लिए प्रयोग किए गए बर्तनों को नष्ट कर दिया गया है और ऐसा करके ये सोचते थे कि हमने जो है आंदोलन को जीत लिया है। यहाँ पे कुछ प्रश्न हमारे इसी रिपोर्टों से पूछे गए हैं और नेक्स्ट अखबारों के अंदर छपी कुछ खबरें हम देखेंगे। और यहाँ पे गांधी का जो चित्र बनाया गया है, इस तरह के चित्रों से ये प्रदर्शित होता है कि महात्मा गांधी के बारे में लोगों की समझ क्या थी और लोकप्रिय छापों में उन्हें कैसे व्यक्त किया जाता था। राष्ट्रवाद के वृक्ष में महात्मा गांधी केंद्र में छाया के रूप में दिख रहे हैं और उनमें चारों ओर अन्य नेताओं और मनीषियों के चित्र है। यानी ये जो वृक्ष है ये राष्ट्रवाद के वृक्ष के रूप में बनाया गया है, जिसके केंद्र में गांधी है और बाकी सारे नेता मनीषी जो भी है उसके पार्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं। अखबारों से हमें यहाँ पे कुछ जानकारी मिलती है। अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नज़र रखते थे और उनके बारे में खबरें छापते थे। ये अखबार इस बात का भी संकेत देते हैं कि आम भारतीय उनके बारे में क्या सोचते थे, लेकिन अखबारी ब्यूरो को पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं माना जाना चाहिए। ये अखबार प्रकाशित करने वाले ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच और विश्व दृष्टिकोण था। उनके विचारों से ही यह तय होता है कि क्या प्रकाशित किया जाएगा और घटनाओं की रिपोर्टिंग किस तरह से की जाएगी। इसलिए लंदन से निकलने वाले अखबार के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी अखबार में छपने वाली रिपोर्टों जैसे नहीं हो सकते थे। हमें इन रिपोर्टों को देखना तो चाहिए, लेकिन उनके आधार पर नतीजे निकालते हुए खास एहतियात भी बरतनी चाहिए। इन अखबारों के हर वक्तव्य को यथार्थ घटनाक्रम का शब्द से सच ब्यौरा नहीं माना जा सकता।
अक्सर उनमें ऐसे अफसरों की आशंका और बेचैनियों की झलक भी मिलती है जो किसी आंदोलन को नियंत्रित ही नहीं कर पा रहे थे और उनके प्रसार के बारे में बेचैन थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं, अथवा गिरफ्तारी का क्या परिणाम होगा। औपनिवेशिक सरकार जनता और उसकी गतिविधियों पर जितनी नज़र रखती थी, अपने शासन के आधार के बारे में उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती जाती थी। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है महात्मा गांधी के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका, इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे दी गई है चैप्टर की काल रेखा, एक तरह से चैप्टर का सार हम इसको कह सकते हैं। काल रेखा यानी तिथि क्रम हम यहाँ पे याद करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा तिथि क्रम शुरू होता है 1915 से। देखिए 1915 में यहाँ पे गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू होता है। 1918 में खेड़ा गुजरात और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन, खेड़ा में किसान आंदोलन और अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन ये शुरू होते हैं और इन तीनों आंदोलन में गांधी जी को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, उसके विरोध करते हैं गांधी जी मार्च अप्रैल के अंदर, रॉलेट सत्याग्रह। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल की तारीख को। 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन लगभग 20 में ये शुरू होते हैं। और उसके बाद 1928 में बारदौली में किसान आंदोलन होता है जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और 1929 में लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर में होता है, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की जो है कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया जाता है, इसकी घोषणा की जाती है और इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और 1930 में सवैया आंदोलन शुरू हो जाता है, सवनी अवज्ञा, और दांडी यात्रा भी शुरू हो जाती है मार्च अप्रैल में। 31 में गांधी इरविन समझौते होते हैं और मार्च के अंदर, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें भाग लेते हैं कांग्रेस और गांधी जी। फिर देखते हैं 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इसमें सीमित प्रतिनिधिक सरकार के गठन का आश्वासन दिया जाता है। 1939 में, फिर 37 में यहाँ पे चुनाव होते हैं और मंत्रिमंडल का गठन होता है, लेकिन 39 में फिर से कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग पत्र दे दिया जाता है, सामूहिक त्याग पत्र। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 1946 में सांप्रदायिक हिंसाओं को रोकने के लिए गांधी जी नोआखली हिंसाग्रस्त जगहों पर जाते हैं। 1946 में ही कैबिनेट मिशन आता है, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ये सारी डेटों को हम जोड़ जोड़ के इन सारी चीज़ों को याद करेंगे। और 1939 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल अपना इस्तीफा दे देती हैं तो जो मुस्लिम लीग है वो खुशी मनाती है, मुक्ति दिवस मनाती है। तो ये काफ़ी डेट्स हैं इस चैप्टर में जो आपको नोट करनी है साथ के साथ और याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।